नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 में तम। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। सबसे पहले जिक्र उन खबरों का जो शो में आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। बात होगी एक वायरल चैट की जिसमें दावा किया जा रहा है कि बंगाल में मोदी की लहर है, मोदी की सुनामी और बंगाल का चुनाव बीजेपी की तरफ झुकता दिख रहा है। बताएंगे आपको इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है। इसके बाद बात होगी कि आखिर बंगाल में चौथे चरण के चुनाव में हिंसा क्यों भड़क गई। जहां 3 चरणों में अभी तक हिंसा नहीं देखने को मिली थी, चौथे चरण में आखिर ऐसा क्या हो गया। इसके बाद बात करेंगे कि आखिर कोरोना की जब दूसरी लहर शुरू हुई है तो उसकी रफ्तार क्यों डरा रही है। कैसे अभी तक सबसे ज्यादा केस यानी कि लगभग 1.5 लाख के लगभग केस सामने आए हैं कोरोना मरीजों के। तो क्या कोरोना ने एक बार फिर से देश के लोगों में दहशत भरना शुरू कर दिया है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं बंगाल के चुनाव की। बंगाल के चुनाव में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि टीएमसी और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर है, लेकिन लुटियन पत्रकारों के एक वायरल चैट ने कई सारी बातों का खुलासा किया है। इसमें यह जिक्र किया जा रहा है कि बंगाल में मोदी की लहर है और चुनाव में बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आता है। वायरल ऑडियो चैट ने बंगाल की चुनावी तपिश को और बढ़ाया। पहले तो एक बात है कि मोदी का एक कल्ट है जो कि बन गया है पूरे देश में, जो कि द डिग्री कुड वेरी, लेकिन 10%, 15%, 20%, 25% ऐसे लोग हैं जिसको मोदी में भगवान दिखता है। क्या इस ऑडियो चैट की वजह से टीएमसी का आत्मविश्वास हो जाएगा कम? जो यहाँ हिंदी भाषी है वो मोदी का सपोर्ट का कोर है। प्लस जो एंटी इनकम्बेंसी है वो स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ है, सेंटर के खिलाफ है नहीं। और मोदी है पॉपुलर, यहाँ काफी पॉपुलर है। क्या इस ऑडियो चैट में छिपा है बीजेपी की जीत का शोर? बंगाल ने बीजेपी का स्वाद अभी चखा नहीं है, तो वो एक फैक्टर है कि 30 साल 35 साल से जो लोगों ने नहीं देखा है, तो उनको लग रहा है कि बीजेपी कुछ ऐसा चीज है, कुछ ऐसा कर देगी जो कि हम लोगों को पहले अभी तक नहीं मिला है। तो लड्डू जो टेस्ट नहीं किया है वो वाली बात है कि उसको टेस्ट करना चाहते हैं, उसको लोग जाकर देखना समझना चाह रहे हैं, वो एक फैक्टर है। क्या बंग की जंग में टीएमसी पर बीजेपी को बढ़त मिली? तृणमूल के खिलाफ गुस्सा है, वो एक फैक्टर है। पोलराइजेशन है, वो एक फैक्टर है। और मोदी की पॉपुलैरिटी है। ये तीनों चीज, उसके ऊपर से फिर बीजेपी की अपनी जो इलेक्टोरल मशीनरी है, लेकिन बेसिक ये 3 चीज ही है। क्या तुष्टीकरण की वजह से दीदी की सियासी चमक हो गई है फीकी? पहली बार हिंदुओं को ऐसा लग रहा है कि अच्छा भैया हमको भी तो कोई पूछ रहा है। ऐसा नहीं है कि एकदम से सोसाइटी ही गलत है। चौथे चरण के मतदान के दिन ये सवाल ऐसे ही सिर उठाकर खड़े नहीं हो गए, बल्कि इन राजनीतिक सवालों के वजूद की वाजिब वजह भी है। क्योंकि बचे हुए 4 चरणों के मतदान से ठीक पहले वायरल हुआ ये ऑडियो चैट किसी और का नहीं, बल्कि बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का है। उन्हीं प्रशांत किशोर का जिन पर अपनी चुनावी रणनीतियों के जरिए दीदी को लगातार तीसरी बार बंगाल की सत्ता के सिंहासन पर पहुंचाने का जिम्मा है। टीएमसी के कामकाज में जिनकी दखल की वजह से पार्टी में बगावत के ऊंचे सुर सुनाई दिए, भगदड़ भी मची, लेकिन अब उन्हीं के हौसले पस्त होते दिखाई दे रहे हैं। बंगाल चुनाव के आधे पड़ाव पर ही वो दिल्ली के कुछ लुटियंस पत्रकारों के सामने दीदी की संभावित हार की वजह गिनाते दिखते हैं, जिसमें सबसे पहली वजह एक जन नेता के तौर पर नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता है। जब एक सोशल मीडिया ऐप क्लब हाउस प्लेटफॉर्म पर चर्चा के दौरान पत्रकार मिताली मुखर्जी और एजेंडाबाज पत्रकार रवीश कुमार ने मोदी की लोकप्रियता की वजह जाननी चाहिए। Why is Modi so popular in West Bengal? I mean, is it only because of polarization and that they identify him as a, नहीं, देखिए वो तो एक पूरे what is it? Because it's not like we haven't seen, the performance both in central politics and in state politics where BJP has been in power. So what is it that is drawing West Bengal to him? Exactly. प्रशांत, इसी से एक जुड़ा हुआ सवाल ये भी है कि एंटी इनकम्बेंसी, इतना मैसिव इकोनॉमिक क्राइसिस में भी मोदी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। क्योंकि जहां एक चीज आप देखें कि बंगाल में मोदी पहले तो एक बात है कि मोदी का एक कल्ट है जो कि बन गया है पूरे देश में, जो कि
द डिग्री कुड वेरी, लेकिन 10%, 15%, 20%, 25% ऐसे लोग हैं जिसको मोदी में भगवान दिखता है। चाहे सही दिखे गलत दिखे वो एक अलग बहस का मुद्दा हो सकता है। स्पेशली जो यहाँ हिंदी भाषी है वो मोदी का सपोर्ट का कोर है। प्लस जो एंटी इनकम्बेंसी है वो स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ है, सेंटर के खिलाफ है नहीं। और मोदी है पॉपुलर, यहाँ काफी पॉपुलर है। इसके बाद टीएमसी को चुनाव जिताने का जिम्मा अपने कंधों पर उठाए फिर रहे पीके ने दीदी की एक और बड़ी भूल को स्वीकारा। उन्होंने लुटियंस पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से बहुसंख्यकों के नाराज होने का दावा कर दिया। जो मेजर जो प्रॉब्लम है विच वी हैव टू एक्सेप्ट कि 20 ईयर से देयर हैज बीन ब्लेटेंट एफर्ट एंड एवरीथिंग हैज बीन डन टू अपीज द माइनॉरिटी। अब आप बंगाल को उठाकर देख लीजिए, पॉलिटिक्स का यहाँ एक लाइन का सिंपल फलसफा ये रहा है कि जिसको मुसलमान वोट करेगा वो सरकार बनाएगा। तो पूरी जो पॉलिटिकल इकोसिस्टम रही है, वो चाहे कांग्रेस की रही हो, लेफ्ट की रही हो, दीदी की रही है, वो सब मुस्लिम वोट को लेने के लिए उस तरह से सोच उनकी रही है। पहली बार हिंदुओं को ऐसा लग रहा है कि अच्छा भैया हमको भी तो कोई पूछ रहा है। इसके बाद ममता दीदी के सलाहकार ने बीजेपी के संभावित जीत की तीसरी वजह भी गिनाई, जो 27% मुस्लिम आबादी के अलावा राज्य के एक और बड़े वोट बैंक से जुड़ा है, जो बंगाल का दलित समुदाय है। राजनीतिक तौर पर बंगाल के चुनाव में जिसकी चर्चा कम होती है, जबकि मुस्लिमों के बाद वो मतदाताओं के लिहाज से दूसरा सबसे बड़ा समुदाय है, जिस पर बीजेपी का इस बार सबसे ज्यादा जोर है। और यही वजह रही कि जब दलित वोट बैंक के तहत आने वाले मथुआ समुदाय से जुड़ा सवाल महिला पत्रकार साक्षी जोशी ने पूछा, तो प्रशांत किशोर ने भी इशारों में दलित समुदाय को बीजेपी के लिए गेम चेंजर बता दिया। अगर वोट है तो मोदी के नाम पर वोट है, वोट है तो हिंदू होने के नाम पर वोट है। पोलराइजेशन, मोदी, हिंदी भाषी, एससी, ये फैक्टर है। शुभेंदु चले गए कि प्रशांत किशोर चले आए, उसका कोई वो मुद्दा नहीं है, वो मुद्दा है ही नहीं। मोदी यहाँ पॉपुलर है, हिंदी भाषियों की 1 करोड़ से ज्यादा वोट है, दलित यहाँ पर 27% है, और वो पूरी तरह से बीजेपी के साथ खड़ा है। प्लस पोलराइजेशन तो है ही है। Which way is the Mathua community going, Prashant? Mathua will be predominantly voting for BJP, not as unitedly as they did in Lok Sabha, लेकिन मुझे लगता है अभी भी मथुआ विल 75 बीजेपी, 25 तृणमूल। दरअसल बंगाल में अनुसूचित जातियों के 60 समूहों को मिलाकर दलित वोट बैंक तैयार होता है, जिनकी आबादी करीब 27% है। इतनी बड़ी संख्या में दलित वोट बैंक होने की वजह से 294 विधानसभा सीटों में 127 सीटों पर हार जीत में इनका अहम रुख होता है, जिससे साफ होता है कि असल में सत्ता की चाबी बंगाल में दलित समुदाय के पास है, जो बहुत हद तक इस बार बीजेपी के साथ जाता दिख रहा है। जीत की वजह नहीं बल्कि हार के 100 कारणों की तलाश में जुटे ममता के चुनावी रणनीतिकार पीके ने भी ऐसी आशंका जाहिर कर दी। Right, so OBCs, you're saying most, all Hindus are voting for BJP. So who's voting for TMC and why are you so confident that BJP? I have said 50%, 50 to 55% Hindus are voting for BJP. दरअसल प्रशांत किशोर और एजेंडाबाज पत्रकारों से जुड़े ऑडियो क्लिप को बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने ट्विटर पर शेयर किया था, और ऐसा करते हुए उन्होंने ये भी दावा किया कि दीदी की चुनावी टक्कर आसान नहीं है, क्योंकि उसको आसान बनाने में जुटे पीके ने भी बीजेपी की जीत स्वीकार कर ली है, जिस पर प्रशांत किशोर ने भी पलटवार किया। उन्होंने बीजेपी को पूरा ऑडियो क्लिप जारी करने की चुनौती दी है। ऑडियो क्लिप के बहाने सियासी आरोप प्रत्यारोप के बीच एक बात तो साफ है कि बंगाल का महासंग्राम ना तो दीदी के लिए आसान है और ना ही प्रशांत किशोर के लिए। चुनावी रणनीतिकार के तौर पर पीके की सांख बिताओं पर है, जिन्होंने 2 मई को आने वाले नतीजों का इंतजार भी नहीं किया और उससे पहले ही क्लब हाउस प्लेटफॉर्म पर चर्चा के दौरान अपना दर्द बयां कर दिया, जो टीएमसी की संभावनाओं की ताबूत में आखिरी कील की तरह नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बंगाल में कुल 8 चरणों में चुनाव होने, 3 चरण के चुनाव हो चुके हैं। चौथे चरण के लिए वोट डाला गया, जहां बम्पर वोटिंग देखने को मिली। लेकिन चौथे चरण में बंगाल चुनाव में हिंसा भी देखने को मिली। 4 लोगों की जान चली गई। चुनाव आयोग ने जवाब मांगा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि आखिर चौथे चरण में हिंसा हुई क्यों?
चुनाव आयोग का बंगाल में शांतिपूर्ण चुनाव करवाने का सपना धरा का धरा रह गया। चौथे चरण के मतदान का पड़ाव आते आते भद्र लोक पर राजनीतिक हिंसा का कलंक आखिर लग ही गया। ये तस्वीरें कूच बिहार जिले के शीतलकुची विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र 186 की है, जहां एक अफवाह ने मतदान के दौरान उपद्रव कर रहे कुछ लोगों की बलि ले ली। खबर है कि कुछ लोगों ने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव का जिम्मा उठा रहे सीआईएसएफ की टुकड़ी पर हमला कर दिया, जो वहां वोटिंग के दौरान मतदान कर्मियों से हो रही बदसलूकी को रोकने के लिए पहुंची थी। लेकिन इस दौरान 100 से ज्यादा लोगों की भीड़ ने सीआईएसएफ की टुकड़ी को घेर कर हमला बोल दिया। भीड़ जवानों से हथियार छीनने की कोशिश कर रही थी और इस बड़े खतरे को भांपते हुए सीआईएसएफ ने हिंसक भीड़ को तितर-बितर करने के लिए कई राउंड हवाई फायरिंग की। हालांकि इसके बावजूद हिंसक भीड़ मानने को तैयार नहीं दिखी, जिसके बाद मौके पर सीआईएसएफ के जवानों ने आत्मरक्षा में गोली चला दी। इस घटना के बाद 4 उपद्रवियों की मौत हो गई, जबकि हंगामे में 4 लोग घायल हुए। दरअसल मतदान केंद्र 126 पर गोली लगने से एक बच्चे की मौत की अफवाह 4 लोगों की मौत की हकीकत में बदली। वो गांव से आके 300-350 आदमी उसके ऊपर अटैक किए थे। बहुत सारा हैंडमेड जो वेपन्स होते हैं जो महिलाएं यूज़ करते हैं, उसके द्वारा अटैक हुआ था। राइफल छीनने का कोशिश किया गया। पास में जो उनका क्यूआरटी थे, तो वो उनको बुलाया कि उसको रीइंफोर्समेंट करने के लिए पूरा जो पार्टी था उसके साथ जो सिक्योरिटी पर्सनल सीआईएसएफ का था, एक साथ मिलके उसके साथ बहुत ज़्यादा स्कफलिंग, मारामारी, झमेला ये सब चल रहा था। अभी तक 4 लोगों का मौत का खबर है। इस पूरी घटना को लेकर सीआईएसएफ ने एक बयान भी जारी किया। उसने दावा किया कि आत्मरक्षा में कार्रवाई की गई है। इस राजनीतिक हिंसा के बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीदी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। कुछ बिहार में जो हुआ है वो बहुत ही दुखद है। जिन लोगों की मृत्यु हुई है, मैं उनके निधन पर दुख जताता हूं। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ है। बीजेपी के पक्ष में जन समर्थन देखकर दीदी और उनके गुंडों में बौखलाहट हो रही है। आपकी कुर्सी जाते देख दीदी इस स्तर पर उतर आई है। हालांकि सीआईएसएफ की इस कार्रवाई ने सियासत को मौका थमा दिया। बड़ी संख्या में केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनाती से पहले से चिड़ी हुई ममता बनर्जी ने आत्मरक्षा की दलील पर सवाल उठाए हैं। सीआरपीएफ আমার শত্রু নয়, কিন্তু হোম মিনিস্টারের কথায় যে চক্রান্ত চলছে আজকে প্রমাণ হয়ে গেছে যে আজকে 4 জনকে গুলি করে মেরে দিয়েছে সিআরপিএফ, যারা লাইনে দাঁড়িয়ে ছিল ভোটাররা। এত উদ্ধত্ত হয় কোথা থেকে, এত অত্যাচার আসে কোথা থেকে? বিজেপি জানে বিজেপি হেরে গেছে এবং হেরে গেছে বলে এখন ভোটারদের গুলি করে মারছে, কর্মীদের গুলি করে মারছে, লজ্জাও করে না। बहुत पुरानी कहावत है कि सियासत लहू मांगती है, इसलिए कूच बिहार की घटना पर सियासी आरोपों के दौर के बीच एक बात तो साफ है कि जैसे जैसे मतदान का चरण आगे बढ़ रहा है, उसी रफ्तार से बंगाल की चुनावी प्रक्रिया पर राजनीतिक हिंसा का कलंक भी लगता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आइए बात करते हैं एंटीलिया केस की। एंटीलिया केस में एक के बाद एक ताबड़तोड़ एक्शन लिए जा रहे हैं। सचिन वाजे तालोजा जेल की हवा खा रहा है, तो दूसरी तरफ परमबीर सिंह पर भी शिकंजा कसना शुरू हो गया है। अब परमबीर सिंह के खिलाफ महाराष्ट्र की सरकार ने विभागीय जांच के आदेश दे दिए हैं। I have no comments. महाराष्ट्र में करीब 45 दिन पहले एंटीलिया साजिश को अंजाम दिया गया, जिसके बाद से एंटीलिया केस की जांच हर रोज नई करवट लेती है।
और जांच की सुई वाजे और परमबीर पर जाकर अटक गई है। और परमबीर इस केस की वो कड़ी हैं जिसने महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल ला दिया। लेकिन महाराष्ट्र सरकार को घेरने वाले परमबीर अब कहीं खुद ही अपने लेटर बम का शिकार ना हो जाएं, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने परमबीर सिंह के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दे दिए हैं। वसूली कांड में फंस गए परमबीर। विभागीय जांच खुलेगी परमबीर की पोल। परमबीर बनाम महाराष्ट्र सरकार। वसूली के सच का होगा पर्दाफाश। परमबीर सिंह ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखकर अनिल देशमुख पर मुंबई पुलिस के कई अफसरों से अवैध वसूली कराने का आरोप लगाया था। इस आरोप के बाद वसूली कांड की लड़ाई हाईकोर्ट तक पहुंची और कोर्ट ने देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश तक दे दिए। फिर महाराष्ट्र सरकार अनिल देशमुख के बचाव में उतर आई और हाईकोर्ट की सीबीआई जांच के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच में दखल देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट से देशमुख की अर्जी खारिज होने के बाद महाराष्ट्र सरकार अब परमबीर पर शिकंजा कसने में जुट गई है। परमबीर के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार ने विभागीय जांच डीजीपी संजय पांडे को सौंपी है। महाराष्ट्र सरकार ने परमबीर सिंह के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दे दिए हैं। डीजीपी संजय पांडे परमबीर सिंह के खिलाफ विभागीय जांच करेंगे। यानी महाराष्ट्र की लड़ाई अब जांच वर्सेस जांच पर आ चुकी है और अगर परमबीर के खिलाफ जांच में कुछ पाया जाता है तो परमबीर के कुर्सी पर खतरा पड़ सकता है। संभव यह भी है कि आरोप साबित हुए तो परमबीर को निलंबित किया जा सकता है। परमबीर के खिलाफ जांच में पता लगाया जाएगा कि वाजे और परमबीर कैसे वसूली कांड को अंजाम दे रहे थे। क्या वाजे परमबीर के कहने पर वसूली कर रहा था? वाजे सीधे परमबीर को रिपोर्ट क्यों करता था? इस बात की जांच भी की जाएगी। क्या विधानमंडल के बजट सत्र के दौरान परमबीर ने मामले की जानकारी सरकार को दी थी? क्या विभागीय जांच में फंस जाएंगे परमबीर सिंह? विभागीय जांच से वसूली कांड में परमबीर सिंह के खिलाफ कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। परमबीर के लेटर बम के चलते महाराष्ट्र सरकार के मंत्री अनिल देशमुख को अपनी कुर्सी तक गंवानी पड़ी। वाजे और परमबीर के लेटर बम ने देशमुख के अलावा कई और नेताओं को सवालों के कटघरे में ला दिया है। तो बीजेपी ने भी वसूली कांड के खुलासे के बाद महाअघाड़ी सरकार पर खूब हमले किए। लेकिन इस मामले में सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर सीबीआई वसूली कांड की जांच कर रही है तो महाराष्ट्र सरकार परमबीर के खिलाफ विभागीय जांच क्यों करा रही है? क्या विभागीय जांच से वसूली कांड का सच सामने आ पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। 10 में दम में फिलहाल इतना ही। बड़ी खबरों के साथ हम फौरन लौटेंगे। देखते रहिए रिपब्लिक भारत। कल फिर होगी मुलाकात 10 में दम।